आज हम ब्रेकिंग सिस्टम करेंगे और ब्रेकिंग सिस्टम में हम पहले भी काफ़ी कुछ कर चुके हैं, लेकिन अब देखेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। तो बिफोर आई प्रोसीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम, उसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से ब्रेक्स होते हैं, ठीक है। और वो एक एक करके मैं डिटेल बताऊंगा, पहले तो समझ में नहीं आएगा क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले ना एक एक ब्रेक को पहले समझ लेते हैं। तो मेरा सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप पहले एक बार समझ लो, क्योंकि आपने देखा है नहीं ब्रेकिंग सिस्टम कैसा होता है, कौन कौन से ब्रेक्स होते हैं। तो आपको आइडिया नहीं लगेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्रेक्स ही बता देता हूँ किस तरह के होते हैं, विद डायग्राम एंड विद वीडियो, जिससे आपको ईजी हो जाए बाकी चीज़ समझना, ठीक है। तो पहले हम दो बेसिक ब्रेक की बात करेंगे। एक होता है ड्रम ब्रेक, हेलो, एक होता है ड्रम ब्रेक और एक होता है आपका डिस्क ब्रेक, ठीक है। तो ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है ड्रम ब्रेक और दूसरा होता है डिस्क ब्रेक, ठीक है। आपने देखा होगा कई बाइक्स में आपका डिस्क ब्रेक यूज़ होता है, आजकल ज़्यादातर बहुत यूज़ हो रहा है ये डिस्क ब्रेक, ठीक है। पहले क्या होता था, और हैवी व्हीकल्स में ड्रम ब्रेक जनरली यूज़ होता है, कार में भी होता है। कार में डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक, कई गाड़ियों में ड्रम ब्रेक भी होते हैं और डिस्क ब्रेक भी होते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन रेयर और फ्रंट में अलग अलग लगे होते हैं। तो ये आपने देखे होंगे। अगर रॉयल इनफील्ड देखा होगा तो रॉयल इनफील्ड में पीछे वाले में ड्रम ब्रेक लगे होते हैं, आगे वाले में आपका डिस्क ब्रेक लगा होता है। तो अब ये तो आपको सर देखना। डिस्क आ रहे हैं दोनों। हाँ, अब दोनों ही, अब तो दोनों ही डिस्क आ रहे हैं, वरना पहले वाले जो आप देखोगे उसमें आपका एक पहले पीछे वाले में ड्रम ब्रेक होता था, आगे वाले में डिस्क ब्रेक होता था। तो कॉम्बिनेशन भी यूज़ होता है डिपेंडिंग अपॉन, और इसका ही कई रीज़नों की वजह से इसलिए वो स्किड भी करती है। लेकिन फिलहाल अभी हम ये देखते हैं कि ड्रम ब्रेक डिस्क ब्रेक क्या है। के लिए मैं पहले एक डायग्राम दिखाता हूँ। डायग्राम क्या, मैं पहले एक बार वीडियो दिखाता हूँ, फिर आपको मैं डायग्राम में समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला ड्रम ब्रेक को हम देखते हैं कि क्या है ड्रम ब्रेक। तो मुझे एक बार बताना, ये आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है? नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं अब समझाता हूँ इसे खुद ही, ठीक है। अब ड्रम ब्रेक का डायग्राम दिखा रहे हैं। ड्रम ब्रेक में पहला ये जो पीछे ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये आपका बैकिंग प्लेट है। ये बैकिंग प्लेट का मतलब है इसके ऊपर सारी की सारा जो भी आपका ड्रम ब्रेक का कॉम्बिनेशन है वो लगा हुआ है, ठीक है। और आपका एक हाउसिंग दिख रहा होगा, ये वाइट कलर का, ये कास्ट आयरन से बना होता है, इसको बोलते हैं आप ड्रम। इसी की वजह से ड्रम ब्रेक नाम आया। ये ड्रम जो है ये आपके व्हील के साथ अटैच होता है, ये व्हील के साथ आपका अटैच होता है। तो यानी कि अगर आपका एक्सेल रोटेट करेगा तो व्हील भी रोटेट करेगा, और व्हील रोटेट करेगा तो ये ड्रम भी रोटेट करेगा। और ये ड्रम कैसा होता है, हॉलो शेप का होता है। ये ड्रम आपका दिख रहा है जो, ठीक है, ये वाइट कलर का कास्ट आयरन टाइप, ये कास्ट आयरन से जनरली बना होता है। अब इस ड्रम ब्रेक के साथ में अंदर, क्योंकि ये हॉलो है और अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट होता है, आपका ड्रम ब्रेक तो पूरा रोटेट करेगा। जब भी आपका व्हील रोटेट कर रहा है तो आपका ये ड्रम ब्रेक उस व्हील के साथ मूव करेगा। अगर मैं इस व्हील को रोक दूँ तो अगर इस ड्रम को रोक दूँ तो मेरा ये जो ड्रम रुक जाएगा, तो आपका व्हील भी स्टॉप हो जाएगा। तो अब ये इसके इंटरनल वाला जो सरफेस है ये आपका ये रहा सर्कुलर आपके ड्रम का। अब मैं इसके साथ कुछ चीज़ कॉन्टैक्ट, ये अंदर वाला पोर्शन जो पूरा सिस्टम बना हुआ है ये आपका क्या है, ये बैकिंग प्लेट जो है पीछे ब्लैक कलर का दिख रहा है उसके ऊपर लगा हुआ है। और ये स्टेशनरी रहता है। जब आपका व्हील रोटेट कर रहा होगा, ड्रम रोटेट कर रहा होगा, लेकिन उसके अंदर ये जो चीज़ है ये स्टेशनरी होगी। अब इसके अंदर ये क्या क्या चीज़ रखी हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखो, अगर मैं इसमें देखें हम लोग, तो ये आपका जो पोर्शन है ये आपका ड्रम ब्रेक आपको दिख रहा होगा। मैं कलर से दिखा देता हूँ। आपका ये पूरा का पूरा ड्रम ब्रेक दिख रहा है, ठीक है। और ये आपके अंदर जो ये आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, ये ब्रेक शू है हमारी, ठीक है। ये ब्रेक शू है जो ब्लू कलर से मैंने हैच कर दी। तो दो ब्रेक शू हमने यूज किए यहाँ पे। पूरा अंदर बना हुआ है, ये और ये अंदर है। ड्रम चाहे बेशक रोटेट कर रहा हो, लेकिन ये अंदर का पोर्शन रोटेट नहीं कर रहा है एक्सेल के साथ। और ये दोनों ब्रेक शू लीवर के साथ कनेक्टेड हैं, ये वाले पोर्शन के साथ, ठीक है। यहाँ पे होता है एडजस्टर, इसे बोलते हैं एडजस्टर। अगर ये क्यों होता है ये मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। अभी पहले ये देखो, ब्रेक शू के अंदर ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ब्रेक शू के आउटर सरफेस पे ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये आउटर सरफेस है, इसको बोलते हैं ब्रेक लाइनिंग। क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये देखो ब्रेक लाइनिंग लिखा हुआ है। ब्रेक लाइनिंग जनरली एस्बेस्टस मटेरियल का बना होता है।
और आजकल क्योंकि इसमें हीट जनरेशन ज़्यादा होती है तो हम प्लास्टिक मटेरियल और कई सारे अलग मटेरियल, बाइंडिंग एजेंट, वो सारा मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये काफ़ी रफ सरफेस होता है, जैसे एमरी पेपर आपने देखा होगा वैसा ही ये दिखने में कुछ लगता है, इसका रफ सरफेस दिखेगा। यही चीज़ क्या होती है, कॉन्टैक्ट में आती है इस ब्रेक ड्रम के। अगर आप यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ मैं आपको, तो इनके बीच में हमेशा गैप रहता है। ये रेड कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ जो गैप बना रहता है, यहाँ पे एक गैप बना रहता है, ठीक है। ये गैप होता है हमेशा किसके बीच में, ये ब्रेक लाइनिंग के बीच में और आपका ब्रेक ड्रम के बीच में। जब हमारे यहाँ पे ये रहा, अंदर ये स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पे फ्लूइड भी होता है, तो एक पाइप लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और ये मास्टर सिलेंडर से आती है। ये क्या है, मास्टर सिलेंडर। क्या होता है मास्टर सिलेंडर, थोड़ी देर में समझाऊंगा। इसके आगे लगा होता है आपका ब्रेक पैडल। तो जब इस ब्रेक पैडल पे आप पैर से दबाते हो तो ये यहाँ पे मास्टर सिलेंडर क्या करता है, प्रेशराइज्ड फ्लूइड को इस हॉस पाइप के थ्रू इसके अंदर इंटर करता है। तो प्रेशराइज फ्लूइड जो है वो यहाँ पे इन दोनों पिस्टन, एक पिस्टन ये रहा, एक पिस्टन ये रहा, इन दोनों पिस्टन पे फोर्स लगाएगा, प्रेशराइज होने की वजह से फोर्स लगाएगा। तो वो क्या होगा, स्प्रिंग इसको अपने पास कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर फ्लूइड आएगा तो फ्लूइड इस साइड भी प्रेशर लगाएगा और इस साइड भी प्रेशर लगाएगा। तो ये दोनों, ये पिस्टन इस तरफ मूव करने लगता है और ये वाला पिस्टन इस तरफ। अगर मैं इसे ब्लैक कलर से कहूँ तो ये पिस्टन इस साइड मूव करेगा, ये वाला पिस्टन इस साइड, बिकॉज ऑफ द ब्रेक ऑयल फ्लूइड। ये जो ब्रेक ऑयल फ्लूइड ये आया, इसकी वजह से ये दोनों बाहर की तरफ रिट्रैक्ट होंगे। और जब ये बाहर की तरफ होंगे तो ये वाले ब्रेक शू को इधर धकेलेगा और ये वाले ब्रेक शू को इधर धकेलेगा। तो ये जो ब्रेक लाइनिंग जो यहाँ पे थी, जो हमने देखी थी, और यहाँ जो ब्रेक लाइनिंग थी, जो कि मैंने नीचे वाले डायग्राम में दिखा रखी है, ये ब्रेक लाइनिंग, ये क्या करेगी, ये इस ब्रेक ड्रम के साथ कांटेक्ट में आएगी। एक्चुअल में होता क्या, नॉर्मल पोजीशन में इनके बीच में गैप होता है। कितना गैप होता है, 1 mm, 0.5 से लेके 1 mm तक का गैप रखा जाता है। जैसे ही आप इधर से फोर्स लगाओगे इस साइड और इस साइड, तो ये आपका ब्रेक शू इस साइड मूव करेगा, तो ब्रेक लाइनिंग जो है वो आपके ब्रेक ड्रम के साथ, जो कि रोटेट कर रही है, मान लो ब्रेक ड्रम ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। इधर अगर ये व्हील के साथ रोटेट कर रहा है, मान लो ये नीचे आ रहा है, तो नेचुरली ये ब्रेक ड्रम इस साइड ऊपर जा रहा होगा। तो आपका जैसे ही ब्रेक लाइनिंग इसके साथ कांटेक्ट में आएगा फोर्स लगने की वजह से, बिकॉज ऑफ व्हील सिलेंडर, ये व्हील सिलेंडर की वजह से जैसे ही फोर्स लगा, आपका ब्रेक लाइनिंग इसके साथ कांटेक्ट में आ गया। जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा तो फ्रिक्शन होने की वजह से ये पूरे सरफेस पे यहाँ पे फ्रिक्शन होने लगेगी, ठीक है। और इस साइड वाले सरफेस में ये फ्रिक्शन होने लगेगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन होने की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा और कांटेक्ट होने की वजह से इसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस करने लगेगी ब्रेक ड्रम की। तो आपका जो ड्रम होगा वो धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी लूज करने लगेगा और रेस्ट पे आ जाएगा। और आपका, क्योंकि ये ड्रम व्हील के साथ कनेक्टेड है, तो व्हील भी आपका स्टॉप हो जाएगा। तो इन दिस वे वी स्टॉप द व्हीकल। तो ड्रम में हम इस तरह से व्हीकल को ब्रेक लगाते हैं। तो ड्रम ब्रेक इसलिए कहला रहा है क्योंकि हम वी आर यूजिंग ड्रम, ठीक है, एंड ब्रेक शू टू स्टॉप द व्हीकल। तो इसके ड्रम यूज करने की वजह से इसमें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेक ड्रम ब्रेक नाम दिया जाता है। अब ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये बड़ी गाड़ियाँ जैसे हैवी ट्रक्स हैं, बसेस हैं, इनमें यूज़ होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया वो बहुत ज़्यादा है ड्रम का। जब ये कांटेक्ट में आएगा तो इधर हीट बहुत जनरेट होगी, इस वाले रीजन में हीट बहुत जनरेट होगी, और ये वाले रीजन में जहाँ पे ब्रेक लाइनिंग और ड्रम कॉन्टैक्ट में आ रहा है वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी। तो ड्रम का आपका सरफेस एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया ज़्यादा, तो हीट लॉस भी जल्दी से जल्दी करेगा, तो आपका ये ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। इसीलिए हम इसको बड़े व्हीकल्स में, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हैवी है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको ब्रेक लगा के फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। आपको ब्रेक फोर्स ज़्यादा लगेगी तो जब हीट जनरेट होगा तो आपको वो हीट को सस्टेन भी करना है, वो किसी भी कंपोनेंट को ख़राब ना करे। तो इसीलिए हम इसको बड़े व्हीकल्स में लगाते हैं। ड्रम ब्रेक इसलिए जनरली हैवी व्हीकल्स में यूज़ होता है, एक ही रीज़न ये है, ठीक है। अब ये था हमारा क्या, ड्रम ब्रेक। अब मैं एक बार वीडियो से आपको दिखा देता हूँ जो मैं चला रहा था। अब आप देखोगे मूवमेंट कैसे है, फिर मैं बाकी कंपोनेंट बताऊंगा इसके। ये देखो, जैसे ही हमने ब्रेक लगाएंगे तो ये पिस्टन बाहर चला गया, जैसे ही अभी अंदर है, अब ये ब्रेक लगाते ही बाहर चला जाता है, ये बाहर चला जाता है, तो ये इसके साथ देखो यहाँ पे कांटेक्ट में आ गया। जैसे ये ड्रम के साथ कांटेक्ट में आता है तो आपका फ्रिक्शन की वजह से, आपका कांटेक्ट होने की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है और वो उसकी वेलोसिटी को रिड्यूस कर देता है, और आपका व्हीकल जो है, आपका जो ड्रम है वो रुक जाएगा। और ड्रम क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका व्हील के साथ, तो व्हील भी रुक जाएगा। अब रीज़न है कि ये स्प्रिंग क्यों लगा रखे हैं। स्प्रिंग, एक अंदर स्प्रिंग लगा रखा है ताकि जैसे ही आप यहाँ से पैडल दबाना बंद करो तो वो जो फ्लूइड है
वो उसका प्रेशर खत्म हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर खत्म होगा तो हम चाहिए कि पिस्टन वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो वो कौन लाएगा? क्योंकि आपने इस स्प्रिंग के अगेंस्ट में इसे बाहर धकेला था, ब्रेक फ्लूइड प्रेशर की वजह से आपने इसे बाहर धकेला था। क्योंकि अब पैडल आपने रिलीज कर दिया है, ब्रेक पैडल पाँव हटा लिया है, तो इसमें जो प्रेशर है फ्लूइड का वो कम हो जाएगा। लेकिन ये स्प्रिंग की वजह से ये वापस स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना जाएगा, तो इस पिस्टन को इधर खींचेगा और इस पिस्टन को इस साइड खींचेगा, तो ये वाला राइट साइड में मूव करेगा और लेफ्ट, तो ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। जब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा तो यहाँ गैप बन जाएगा, ये देखिए गैप दिख रहा है। तो ये गैप जनरली 0.5 से 1 mm के बीच का होता है। अब ये गैप कई बार क्या होगा, आप जब फ्रिक्शन बार बार यूज करोगे ड्रम ब्रेक को, तो ये गैप जो है 0.5 से 1 mm से बढ़ के 1.5 2 mm गैप बढ़ता चला जाएगा। तो जब गैप बढ़ेगा तो हमें इस गैप को ऑटोमेटिकली सेट करना है। वो ऑटोमेटिकली सेट कैसे होगा? हमने यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग स्क्रू लगाया हुआ है, ये नीचे आपको दिख रहा है, ये स्टील टाइप का जो दिख रहा है, ये आपका सेल्फ एडजस्टिंग स्क्रू है। ये किस तरह से वर्क करता है अभी दिखा दूंगा। तो ये सेल्फ एडजस्टिंग स्क्रू जैसे ही ये जो गैप बढ़ेगा ब्रेक लाइनिंग और ड्रम के बीच में, उसको एडजस्ट करने के काम आएगा। तो उसको ये एडजस्ट करेगा ताकि आपका ये गैप जो है जिससे ही ज़्यादा बढ़े वो ऑटोमेटिकली उसको सस्टेन कर ले, कंपनसेट कर ले और फिर से 0.5 से 1 mm करे, ताकि जब भी आप ब्रेक लगाओ तो ब्रेक ढीले ना हो या ब्रेक लगे। ठीक है, पूरी वर्किंग दिखा देते। ये ब्रेक शू है आपका, उसके ऊपर ब्रेक लाइनिंग लगी हुई है। ये ब्रेक ड्रम दिख रहा है, देखो कास्ट आयरन का बना होता है, और इसके ऊपर ये देखो व्हील माउंट होता है। इसके ऊपर ये जो नट है ना, ये स्क्रू निकले हुए इसके, तो इसके ऊपर आप क्या करते हो, नट की हेल्प से आप व्हीकल व्हील माउंट कर देते हो। तो जब ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, अगर ये स्टॉप हो गया तो आपका व्हील भी स्टॉप हो जाए। कास्ट आयरन की होती है। ये व्हील सिलेंडर है, जो कि ब्रेकिंग मास्टर सिलेंडर से प्रेशराइज्ड ब्रेकिंग फ्लूइड आएगा, वो इस पिस्टन को फोर्स करेगा ताकि आपका ब्रेक शू को हम ड्रम के अगेंस्ट में फोर्स लगा सकें, तो फोर्स जनरेट करने के काम आता है ये रिटर्न स्प्रिंग है। रिटर्न स्प्रिंग इसलिए यूज हो रही है ताकि ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में यू अपनी नॉर्मल पोजीशन में इसे ला सके। जब आपने ब्रेक पेडल रिलीज कर दिया तो ये स्प्रिंग क्या करेंगे, वापस इस ब्रेक शू को वापस अपनी पोजीशन पे ले आएंगे ताकि यहाँ गैप मेंटेन हो जाए और नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। ये सेल्फ एडजस्टिंग स्क्रू है, ये मैंने आपको बता दिया। जो गैप बनेगा अगर वो गैप बढ़ता है तो उसको कांस्टेंट रखने के काम आएगा। ये अपने अब ये पैडल दिखा रहा है, आप देख। जैसे ही पैडल लगाओगे शूट होगा, फोर्स लगा देगा। जैसे ही पैडल रिलीज करोगे पिस्टन वापस अपने अंदर पोजीशन पे रिट्रैक्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस स्प्रिंग, इसलिए इसका नाम रिटर्न स्प्रिंग ना। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग था ड्रम का। अब एक और, अब ये व्हील सिलेंडर दिखाया हुआ है, ये व्हील सिलेंडर एक्चुअल में होता कैसे है, यहाँ पे जो व्हील सिलेंडर है ये दिख रहा है, ये जो पोर्शन है व्हील सिलेंडर, उसको दिखाया हुआ है डायग्राम को। हालांकि मैं समझा दिया है, आपको दिखा भी दिया है। जैसे यहाँ पर ब्रेकिंग फ्लूइड होता है, ये स्प्रिंग है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, इसको रखता है पिस्टन को, एक पिस्टन ये रहा, एक पिस्टन ये रहा। ये रबर होस लगा रखे हैं, डस्ट बूट इसलिए लगाया कि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल आए तो वो आपका अंदर ना घुस सके और फ्लूइड को खराब ना करे। साथ में आपने कप सील लगाया हुआ है, ये कप सील इसलिए लगाया ताकि आपका जो ब्रेकिंग फ्लूइड है वो यहाँ से लीक ना करे थोड़े टाइम के बाद, तो उसको लीक प्रूफ बनाने के लिए हमने कप सील यूज़ किया हुआ है। तो डस्ट बूट डस्ट से बचाने के लिए, ये आपका लीक से बचाने के लिए कप सील। जब आप ब्रेकिंग फ्लूइड मास्टर सिलेंडर से आएगा, ब्रेकिंग फ्लूइड प्रेशराइज्ड ऑलरेडी प्रेशराइज्ड होके आएगा मास्टर सिलेंडर से। अब वो यहाँ पे जब आएगा तो वो पिस्टन को बाहर धकेल देगा, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वापस पोजीशन पे लाने के लिए ये स्प्रिंग आपका हेल्प करेगा पिस्टन को वापस अपनी पोजीशन पे लाने के लिए, जब आप पैडल से अपना पैर जो है वो रिलीज करोगे, यानी प्रेशर अब हटा लोगे। अब डिस्क ब्रेक क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, अभी डिस्क ब्रेक में मैं आपको बहुत सारे कंपोनेंट ताकि आप समझ में आए और इस तरह से ये होगा, क्योंकि डिस्क ब्रेक में आपकी एक डिस्क होती है और एक कैलिपर होता है। तो पहले वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा है, वर्किंग प्रिंसिपल पास्कल लॉ पे बेस होता है इसका। ठीक है, पास्कल लॉ आपने पढ़ा ही है कि प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन ए कंटेनर कंटेन्ड कंप्रेस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लूइड। आप जितना प्रेशर लगाओगे तो फ्लूइड के हर पॉइंट पे प्रेशर आपका सेम लगेगा। ठीक है, एनीवेयर।
अब ये दिखा रहा है एक एग्जांपल जो आपने पहले देखा था, 2 सिलेंडर ले रहे हैं और दोनों को कनेक्ट कर दिया है। ये येलो कलर जो है ये ब्रेक फ्लूइड है मान लो, हाइड्रोलिक फ्लूइड। और ये आपका पिस्टन रॉड है और ये एक पिस्टन है, ये एक पिस्टन रॉड है और ये आपका पिस्टन है। इस पिस्टन का एरिया A1 है, इस पिस्टन का एरिया A2 है। यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हो वो F1 है, यहाँ पे फोर्स जो लगा रहे हो वो F2 है। तो आपको पता है कि जितना प्रेशर यहाँ जनरेट होगा उतना ही प्रेशर यहाँ जनरेट होगा। यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो P1 कितना होगा F1/A2। यहाँ पे प्रेशर जो जनरेट होगा वो P2 क्या होगा F2/A2। लेकिन हमने अभी पास्कल लॉ से पढ़ा कि दोनों प्रेशर जो है वो सेम रहने चाहिए, ठीक है। तो प्रेशर सेम रहेगा तो इसका मतलब F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, दोनों सेम हो जाएंगे। कि प्रेशर हम मान के चल रहे पास्कल लॉ के हिसाब से दोनों सेम है, इस तरह से बराबर हो सर गया। लेकिन वो तो फ्लूइड जब रेस्ट में रहता है जब होता है ना फ्लूइड जब सर, जब फ्लूइड जो है रेस्ट में रहता है जब ही तो अप्लाई ये होता है अभी पास्कल लॉ। ये अभी रेस्ट में ही है, ये अच्छा रेस्ट में अच्छा ही है, ठीक है। इसके अंदर फिक्स है ना ओके। ये फ्लूइड, पूरा फिक्स अच्छा है। ठीक, ठीक है ओके। करूं? ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो मुझे अगर ये फोर्स निकालनी है कि ये फोर्स कितनी जनरेट होगी, तो वो होगी F2, इसी इक्वेशन से A2/A1/F1। अगर मुझे यहाँ फोर्स ज़्यादा जनरेट करनी है, ज़्यादा क्यों करनी है, अब इमेजिन करो ये वाला पिस्टन आपका व्हील के ऊपर लगा हुआ है और ये आपका ब्रेक पैडल है, यहाँ से आप पैर से दबा रहे हो, तो पैर से ज़्यादा फोर्स लगानी है कम फोर्स लगानी है? आप पे जो उतने से व्हील पे। तो ये फायदा है इस हाइड्रोलिक फ्लूइड का लगाने का कि आप कम फोर्स से ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हो। तो वो कैसे कर सकते हो? आप जहाँ पे ज़्यादा फोर्स जनरेट करना है वहाँ पे ज़्यादा एरिया बड़ा कर दो। जब एरिया बड़ा कर दोगे तो A2/A1 का फैक्टर बढ़ जाएगा। A2/A1 का फैक्टर जब बढ़ जाएगा तो नेचुरली 1 से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब आपका फोर्स उतना ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एरिया का रेशियो जितना ज़्यादा रखोगे, 4 टाइम्स ज़्यादा रखोगे, तो आपका फोर्स भी 4 टाइम्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर मान लो A2 जो है वो 4 टाइम्स A1 है तो A1 कट जाएगा, 4 रह जाएगा। तो यानी कि 4 टाइम्स ऑफ F1, द फोर्स प्रोड्यूस एट दिस पॉइंट, 2 पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज 4 टाइम्स ऑफ द अर्लियर फोर्स यू हैव अप्लाइड ओवर हियर। तो ये हमारा फायदा है इसका, इसीलिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कम से कम फोर्स से ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सको। तो यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये होता है हाइड्रोलिक में यूज़ होता है, ठीक है। अभी डिस्क ब्रेक में क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। मैंने आपको बताया कई सारी चीज़ें एक साथ बताऊंगा मैं यहाँ, ताकि आपको एक बार पिक्चर दिख जाए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पैडल साइड है, ये व्हील साइड है, वही चीज़ ये बता रहा है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, जैसे ये व्हील है आपका, ठीक है। अब इसमें वेरियस पार्ट्स हैं, वो देख लो कौन कौन से। ये व्हील हब असेंबली है, ये डिस्क ब्रेक रोटर है। डिस्क आपने देखी होगी बाइक में लगी हुई, पतली सी सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ठीक है। और आपका ये कैलिपर है, क्या है ये मैं अभी बताऊंगा आपको। और ये लग नगेट्स है, वो तो जोड़ने का काम आ जाएगा, ये सबको कंबाइन करने के। और यहाँ पे इसके अंदर ये ब्रेक शू है, अभी आगे डायग्राम में दिखाता हूँ वीडियो में। अब ये व्हील हब असेंबली है, ये क्या होता है, इसके जो ये लगे हुए हैं ये आपका डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा व्हील के साथ। तो ये चीज़ व्हील के साथ कनेक्ट होगी, तो जब ये रोटेट करेगी तो व्हील रोटेट करेगा, जब ये रुक जाएगा तो व्हील भी आपका रुक जाएगा। डिस्क है आपका, ठीक है। अब इसको, ये आपका कनेक्ट होता है व्हील हब के साथ ही, जो अभी कंपोनेंट देखा था। अगर ये इसको हम रोक लें, ये भी साथ में रोटेट करता रहेगा आपके व्हील के साथ और टायर के साथ और व्हील हब असेंबली के साथ। अगर मैं इसको रोक दूं इस डिस्क को, तो आपका व्हील भी रुक जाएगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है इसको रोकना, ये रोटेट करता रहता है। और ये बिल्कुल डिस्क शेप है, इसकी सिलेंड्रिकल शेप होती है। अब इसके अंदर होल इसलिए किया जाता है ताकि, क्योंकि जब आप इसे ब्रेक कैलिपर जो होता है इसके ऊपर माउंट करते हैं, और उसके वो कैलिपर के अंदर क्या होता है, ब्रेक होते हैं, ब्रेक शू। वो ब्रेक शू इसके साथ कांटेक्ट में आते हैं, फ्रिक्शन पैदा करते हैं और हीट जनरेट होती है। तो जितनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी उतना इसको हीट लूज़ भी करना पड़ेगा जल्दी से, नहीं तो ये गर्म हो जाएगा और इसके लिए क्वालिटी ख़राब करेगा। तो जो ब्रेक शू इसके साथ कांटेक्ट में है उसका मटेरियल भी ख़राब हो जाएगा, तो जो ब्रेक लाइनिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो उसका तरीका क्या है, आपने इसके अंदर ड्रिल होल कर दिए, होल ड्रिल कर देते हैं। तो व्हाट इट विल डू,
इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। जब इंक्रीज हो जाएगा सरफेस एरिया तो जो एयर है चलाते हुए आप आ रहे हो तो वो एयर इस होल के थ्रू पास करेगी तो हीट कंडक्ट करेगी, तो हीट को अपने साथ एयर जो है वो ले जाएगी, तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसीलिए हमने इसके अंदर होल ड्रिल की है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हमने ड्रिल होल इसलिए करा, वेंटिलेशन देने के लिए ताकि ठंडा हो। अब ये कैलिपर है आपका, इसको ब्रेक कैलिपर असेंबली कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रेक शू लगे हुए हैं इसके अंदर, ये आप इसके बीच में आपका हम रखेंगे आपका क्या, डिस्क। अभी दिखाता हूँ आपको, पहले कंपोनेंट देख लो इसके। ये कैलिपर ब्रैकेट है, ये स्लाइडर पिन है, डस्ट बूट है, ये डस्ट से बचाने के लिए, ये ब्रेक शू है। ठीक है, दो ब्रेक है तो एक इनर साइड का एक आउटर साइड का है, ये दोनों ब्रेक शू ही। और ये आपका कैलिपर फ्रेम है। ये किस तरह से यूज होता है वो देखो वर्किंग। आपका कैलिपर का फ्रेम है, ये इसके अंदर बेंचो फिटिंग कर रखी है हमने, और ये इसके अंदर ये पिस्टन है ब्लैक कलर का जो आगे पीछे अंदर मूव करेगा। ये कब मूव करेगा, जब मैं ब्रेकिंग फ्लूइड लगाऊंगा, यहाँ से ब्रेकिंग फ्लूइड आएगा मास्टर सिलेंडर से, तो ब्रेकिंग फ्लूइड इस पर प्रेशराइज होगा, प्रेशराइज ब्रेकिंग फ्लूइड आता है मास्टर सिलेंडर से, तो वो इस पिस्टन को धकेलेगा। जब इस पिस्टन पे प्रेशराइज फ्लूइड लगेगा तो ये पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगी। और यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है आपका डिस्क ब्रेक, तो वो डिस्क ब्रेक के अगेंस्ट में आपका ब्रेक शू को लगाएगा इस तरह से। ये ब्रेक शू लगा दिया, का पोर्शन भी मूव कर रहा है। अब ये दो तरह से दिखाएगा। जब ये ब्रेकिंग फ्लूइड आया, ठीक है, प्रेशराइज ब्रेकिंग फ्लूइड, तो वो आपके इस पिस्टन को धकेलेगा। ये पिस्टन जब आगे मूव करेगी तो ये ब्रेक शू जो है वो आके इसके साथ कांटेक्ट में आ जाएगा और ये स्टॉप हो जाएगा या इसकी स्पीड स्लो। जैसे ही आप ब्रेक हटाओगे पैडल से तो आपका क्या होगा, ब्रेकिंग फ्लूइड का प्रेशर खत्म हो जाएगा। ब्रेकिंग फ्लूइड का प्रेशर खत्म होगा तो पिस्टन वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और है, जब ये ब्रेकिंग फ्लूइड प्रेशर आप पिस्टन को धकेलोगे तो ये कांटेक्ट में आएगा तो वापस ये रिएक्शन फोर्स देगा इस पे, तो इस ब्रेक शू को वापस ये पीछे की तरफ धकेलना चाहेगा। लेकिन ये पिस्टन आगे मूव करना चाहता है तो ये इसे दबा के रखेगा। लेकिन ये जब ब्रेक शू पे वापस रिएक्शन फोर्स देगा तो ये जो आपको स्लाइडर पिन है ये पीछे की तरफ मूव करेगा। इसके मूव करने की वजह से क्या होगा, ये जो रेड वाला पोर्शन है आपका जिसको हम बोलते हैं कैलिपर फ्रेम, ये भी वापस पीछे की तरफ मूव करेगी। तो दो तरह के कैलिपर असेंबली होती है आपकी डिस्क ब्रेक में, एक होती है फिक्स्ड वाली और एक होती है फ्लोटिंग वाली। यहाँ पे हम ये फ्लोटिंग वाली दिखा रहे हैं, अभी दूसरे डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, फिर टॉप व्यू से दिखाऊंगा मैं से। अगर इसको टॉप व्यू से आप देखो, देखो ये डिस्क रोटेट कर रही है व्हील ऑफ असेंबली के साथ, यहाँ से ब्रेकिंग फ्लूइड आ रहा है। जैसे ही ब्रेकिंग फ्लूइड आएगा यहाँ से पिस्टन इसे धकेलेगा। अब ये पिस्टन ने धकेल दिया, पिस्टन आगे मूव किया तो आपका ब्रेक शू इसके साथ कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, अब ये एक साइड का है, लेकिन जब ये रिएक्शन फोर्स वापस देगा तो ये स्लाइडर पिन पीछे की तरफ जाएगा और स्लाइडर पिन के ऊपर ये आपका कैल फ्रेम माउंटेड। तो कैल जो माउंटेड है उसका जो आउटर ब्रेक सिस्टम, ये वाला जो कांटेक्ट में नहीं है क्योंकि ये अभी पीछे की तरफ इस साइड मूव करेगा, तो आपका ये वाला जो ब्रेक शू है क्योंकि इसके साथ फिक्स है कैलिपर फ्रेम के साथ, ये भी आगे कांटेक्ट में आएगा, तो दोनों साइड से ये कांटेक्ट में आने लगता है। ठीक है, तो ऐसे केस में जहाँ पे ये कैलिपर फ्रेम मूव करता है ऊपर नीचे, उसको हम बोलते, देखो ये आ गया, देखो कांटेक्ट में आ गया। आपको यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो वापस जब ब्रेकिंग फ्लूइड से प्रेशर लगा, पिस्टन ने धकेला, फिर वापस रिएक्शन फोर्स ने ये पीछे मूव कर गया, यहाँ पे भी कांटेक्ट में आ गया, तो दोनों साइड के ब्रेक शू आपके यूज हो जाते हैं। ऐसे केस में जहाँ पे आपका कैलिपर मूवेबल है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग टाइप डिस्क ब्रेक। ठीक है, या फ्लोटिंग कैलिपर। अगर अगर फिक्स रहता तो हम उसे फिक्स टाइप बोलते हैं, तो दोनों टाइप के होते हैं। अब एक और है इसका, जो इसके अंदर डिटेल आपको देखनी है कि मास्टर सिलेंडर कैसे क्या काम करता है और किस तरह से प्रेशराइज फ्लूइड भेजता है, तो वो आपको मैं बता देता हूँ यहाँ। डिस्क ब्रेक में बस इतना ही था जो बेसिक था, लेकिन डिस्क ब्रेक में काम कैसे करता है और जो दो तीन कंपोनेंट है वो मैं साथ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं आगे टाइप्स ऑफ ब्रेक और बताऊंगा आपको, मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, और एयर ब्रेक, वैक्यूम ब्रेक, तो उसमें वो चीज़ आएगी काम में। ठीक है, इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके बिना समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है।
अब यहाँ पे हमने देखा था कि ब्रेकिंग फ्लूइड का प्रेशर ऑलरेडी प्रेशराइज ब्रेकिंग फ्लूइड इधर आ जाता है इसके अंदर, लेकिन वो ब्रेकिंग फ्लूइड जो प्रेशराइज फ्लूइड है ऑलरेडी वो कैसे आता है, तो वो हमने पढ़ा था मास्टर सिलेंडर से आता है, लेकिन वो मास्टर सिलेंडर में कैसे प्रेशर बना के क्रिएट करके उसको भेजता है वो हम देखेंगे इसमें। तो ये है वो मास्टर सिलेंडर जिसमें हम प्रेशराइज ब्रेकिंग फ्लूइड क्रिएट करेंगे, ब्रेकिंग फ्लूइड में प्रेशर क्रिएट करेंगे और वो ब्रेकिंग फ्लूइड जाता है वहीं पे व्हील असेंबली के पास, जो हमने पिछले वाले अभी डिस्क ब्रेक में देखा था कि वो प्रेशर ब्रेक, अब वो प्रेशराइज ब्रेकिंग फ्लूइड वहाँ इसकी हेल्प, तो मास्टर सिलेंडर करता है ये पिच रॉड है, यहाँ पे आपका ब्रेक पेडल लगा होता है, जैसे ही आप ब्रेक पेडल दबाते हो एक्चुअल में इसके बीच में वैक्यूम बूस्टर भी लगा होता है, लेकिन अभी आप यही समझो कि यहाँ पे ब्रेक पेडल लगा हुआ है, और वो ब्रेक पेडल को जैसे ही आप दबाओगे तो पुश रॉड दबेगा, तो जैसे ही पुश रॉड दबेगा इसके आगे एक और कंपोनेंट है, ये पूरा हाउसिंग लगी हुई है और 2 आउटलेट पोर्ट है ये, ठीक है, और इसके अंदर ब्रेकिंग फ्लूइड हमें डालना है, तो ये अंदर से हॉलो है, तो उसके लिए हम ब्रेकिंग फ्लूइड इसके अंदर हमेशा फुल रहे, ऊपर एक रिजर्वायर या एक्यूमुलेटर रखते हैं जिसके अंदर हम हमेशा फ्लूइड का रिजर्वायर रखेंगे, फ्लूइड टैंक है जो हमेशा इसके अंदर ब्रेकिंग फ्लूइड फुल करके रखेगा, ठीक है। तो आपने जनरली देखा होगा जब आप गाड़ियाँ की सर्विसिंग कराने जाते हो तो इसमें एक हायर लिमिट और लोअर लिमिट लगी होती है, तो लोअर लिमिट से ब्रेकिंग फ्लूइड कम नहीं जाना चाहिए ताकि ये पूरा का पूरा ब्रेकिंग फ्लूइड भरा रहे इसके अंदर, अगर कम रहेगा तो आपका फिर वो फोर्स जनरेट नहीं कर पाएगा। अब ये कैसे काम करता है वो दिखाते हैं। ये 2 इनलेट पोर्ट हैं यहाँ पे, ये रहे 2 इनलेट पोर्ट, ठीक है, यहाँ से ये फ्लूइड इसके अंदर फ्लो कर सकता है अंदर, और ये कंप्लीटिंग पोर्ट है जिसके अंदर से ये फ्लूइड जो है वो इस कंटेनर के अंदर आ सकता है, इस वाले सिलेंडर के अंदर, और एक इधर। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पिस्टन रॉड के ऊपर 2 पिस्टन लगा रखे हैं, एक ये पिस्टन लगा रखा है और एक ये पिस्टन लगा रखा है, ठीक है। तो ये एक अलग से यहाँ पे फ्लूइड भरेगा, वो इस वाले कंपनसेट पोर्ट से भरेगा, ये और इसके अंदर जो फ्लूइड भरेगा वो इस वाले कंपनसेटिंग पोर्ट से भरेगा, तो फ्लूइड जो है ब्रेकिंग फ्लूइड इसके अंदर आके यहाँ फिल हो जाएगा। स्प्रिंग इसलिए लगाया ताकि इन दोनों के बीच में गैप मेंटेन रहे, तो जब हम पैडल पे पैर नहीं रखते, रिलीज रख करते हैं, तो तब तो ये नॉर्मल पोजीशन में ऐसे रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं पैडल दबाऊंगा तो ये आगे वाला देखो ये 2 पिस्टन है, पहला है प्राइमरी और ये है सेकेंड, ठीक है, और ये दोनों रिटेनिंग स्प्रिंग है क्योंकि ये अपनी जैसे आप पैडल से पैर हटा लोगे तो वापस अपनी पोजीशन पे लाने के लिए ये स्प्रिंग हेल्प करता है, इसलिए इसको रिटेनिंग स्प्रिंग बोल रहे हैं क्योंकि इट रिटेन्स द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। ये सील इसलिए लगाए हैं ताकि आपका ये जो ब्रेक फ्लूइड है वो लीक ना करे, तो यहाँ पे भी लगा दिया, हर कॉर्नर में ये लगा दिया पिस्टन के साथ। अब ये वर्किंग कैसे है वो देखते हैं। फ्लूइड भर गया इसके अंदर सारा, ब्रेकिंग फ्लूइड रेड कलर से, अब आपने प्रेस किया ब्रेक को, ठीक है, तो ये पुश रॉड दबेगा लेफ्ट साइड में, अब ये इसकी स्प्रिंग को दबाएगा, तो फर्स्ट प्राइमरी सिलेंडर आपका कंप्रेस होकर प्रेशराइज, देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ से ये बंद हो गया पोर्ट, ये आगे आ गया पुश रॉड, तो यहाँ से अब फ्लूइड आना बंद हो गया, जितना फ्लूइड इसके अंदर आ सका था वो आ गया, अब मैं और प्रेशर लगाऊंगा तो ये कंप्रेस हो गया, तो ये प्रेशराइज फ्लूइड आपका जनरेट हो गया इसके अंदर। अब मैं और दबा रहा हूँ ब्रेक पेडल से, तो इससे क्या होगा, अब ये इस जैसे ही ये वाला पुश रॉड का पिस्टन इस वाला कंपनसेटिंग यहाँ से फ्लूइड आएगा पहले ही, अब आऊंगा तो ये पूरा दबेगा और प्रेशर जनरेट करेगा, इस ब्रेक फ्लूइड जो है वो प्रेशराइज हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशराइज हो जाएगा तो दोनों के दोनों, ये वाला फर्स्ट प्रेशराइज फ्लूइड कंपनसेटिंग पोर्ट में और सेकंड कंपनसेटिंग पोर्ट में, सेकंड सिलेंडर, प्राइमरी सिलेंडर और सेकेंडरी सिलेंडर, दोनों के अंदर प्रेशर जो है जनरेट हो जाएगा ब्रेकिंग फ्लूइड के अंदर, देखो यहाँ पे भी जनरेट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक होल करूँगा और यहाँ पे एक होल रहेगा, उसके थ्रू पाइप जाएगी कहाँ पे, आपके डिस्क ब्रेक के पास, जो हम देख रहे थे कि डिस्क ब्रेक में जाती है और वो पिस्टन को दबाता है जो हमने देखा था, तो वो यहाँ से वो पाइप जाती है, एक इससे जाएगी और एक इससे जाएगी, ठीक है। ये ब्रेक फ्लूइड से कैलिपर पे आपकी पूरी की पूरी प्रेशराइज फ्लूइड इस तरह से जाती है। अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि सर हम 2 क्यों यूज कर रहे हैं, एक क्यों नहीं कर रहे, किसी को है, कोई बता सकता है 2 क्यों कर रहे हैं एक क्यों नहीं कर रहे, बता सकता है भाई कोई, हेलो पुष्कर, महेंद्र, पुष्कर,
महेंद्र। हेलो हेलो। यस हाँ, सर। बता सकते हो क्यों हो रहा है ऐसा? सर दो के भी आते हैं, एक भी ये जैसे होता है दो में, तो अलग दो अलग भी आता है, इसको मतलब बोलते हैं हमको दो पे टेंडम यूज मास्टर सिलेंडर बोलते हैं। हाँ, टेंडम मास्टर सिलेंडर्स को बोलते हैं सर। हाँ, इसका और रीजन सिंगल है का भी कई आता है। हाँ, कई कंट्रीज में क्या है, पहले एक आता था लेकिन अब दो यस सर। आते हैं, और कई कंट्रीज में इसे कंपलसरी बोल दिया कि टेंडम मास्टर सिलेंडर ही लगाना, जिसमें दो ऐसे बने उसको टेंडम मास्टर सिलेंडर बोलते हैं। अब रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि कई अगर आप एक लगाओगे और मान लो ये फेल हो गया किसी तरह से, प्रेशर जनरेट नहीं कर पाया, तो आपका ब्रेक नहीं लगेगा। ब्रेक नहीं लगेगा तो आपकी जान का खतरा है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए वो कहते हैं कि एक की जगह दो लगाओ। तो मान लो अगर एक फेल भी कर गया तो दूसरे वाले में आपका प्रेशर क्रिएट हो जाए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर एक प्रेशर नहीं लगाएगा तो दूसरा कम से कम प्रेशर लगा देगा। अगर ये फेल हो गया तो ये प्रेशर जनरेट करेगा, अगर ये फेल हो गया तो ये प्रेशर जनरेट करेगा। तो आपका एक्सीडेंट के चांस जो हो रहे हैं, अगर आपका ब्रेक ये कोई भी कंपोनेंट अगर एक ही लगाते आप, एक ही सिलेंडर रखते और उसमें अगर वो फेल हो जाता तो आपका एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि आप ब्रेक लगा ही नहीं पाते, आपका ब्रेक फेल हो जाता है। क्योंकि मैकेनिकल लिंकेज नहीं लगा है, यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर जनरेट कर रहा है, और जब यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर जनरेट ही नहीं होगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे केस से बचने के लिए हमने दो लगा रखे, ताकि अगर एक फेल हो तो दूसरा आपको बचा ले। तो ये कई कंट्रीज में कंपलसरी कर रखा है कि आप टेंडम मास्टर सिलेंडर लगाओ जिसमें आपके दो सिलेंड्रिकल पोर्ट हो, जिसमें आप दो जगह प्रेशर जनरेट कर रहे हो। क्लियर? तो ये एक रीज़न है इसका। अब वो कैसे करता है वो भी देख लेते हैं। जैसे अब वापस रिटर्न पोजीशन पे आया, रिटर्न पोजीशन पे क्यों आया? जैसे ही आप पैडल रिलीज करोगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग अपना फोर्स लगा रहे हैं और फ्लूइड के अंदर प्रेशर, यहाँ से प्रेशर लगना, फोर्स लगना बंद हो गया, क्योंकि आपने रिलीज कर दिया, पैर हटा लिया पैडल से। तो आपका क्या होगा, यहाँ से ये फ्लूइड जो प्रेशराइज फ्लूइड था वो आपका हट जाएगा, और ये स्प्रिंग जो है अब वापस अपनी पोजिशन पे आना चाहेगा, क्योंकि आपने स्प्रिंग के अगेंस्ट में फोर्स लगाया था, और वो फोर्स जब आप हटा रहे हो तो स्प्रिंग वापस अपनी पोजिशन पे, नॉर्मल पोजिशन पे आना चाहेगा। तो जैसे ही नॉर्मल पोजीशन पे आएगा तो आपका ये इधर आएगा, ये वाला स्प्रिंग वापस अपनी पोजीशन में आएगा, तो नॉर्मल पोजीशन पे ये आने में हेल्प करता है। इसलिए इसका नाम क्या है, रिटेन स्प्रिंग, रिटेनिंग स्प्रिंग। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो ये पहला सेकेंडरी वाला फेल हो रहा है प्रेशर जनरेट करने में, ये फेल होगा किसी वजह से, तो कम से कम ये वाला जब दबा रहे हो तो ये वाला आपका आगे तक जाएगा, और फिर क्या होगा, एक लिमिट के बाद, एक लिमिट तक तो ये कुछ नहीं दबा, स्प्रिंग अगेंस्ट में हो गया, लेकिन यहाँ से प्रेशर जनरेट हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये वाला फ्लूइड आपका दबना शुरू कर देगा। तो इससे आपका जो फ्लूइड प्रेशर, ब्रेक फ्लूइड जनरेट होगा वो आपका ब्रेक लगाने में हेल्प कर देगा। ठीक है। और अगर ये वाला फेल होता है और ये वाला आपका, फिर तब काम करेगा। तो प्राइमरी वाला फेल हो गया, मान लो ये प्रेशर जनरेट नहीं कर, अब आप दबाओगे तो जितना दबा सकते हो दबाओगे, ये स्प्रिंग जितना दब सकता है उतना दब जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्रेक फ्लूइड का प्रेशर जनरेट नहीं हुआ। अब क्या होगा, क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग जितना दब सकता था उतना दब गया, अब ये इट विल एक्ट एज ए रिजिड बॉडी। तो ये जब और दबाओगे आप, तो ये वाला पिस्टन भी आगे मूव करेगा, तो ये वाला फ्लूइड जो है आप दबेगा और प्रेशराइज जनरेट करेगा। तो अब ये यहाँ से प्रेशराइज फ्लूइड आपका आगे जाएगा। ठीक है। ये है मास्टर सिलेंडर। अब बोलता है कि यहाँ पे जो मैं पैडल बोल रहा था आपको, पैडल जो आपने गाड़ी में देखा है, पैडल लगा होता है जिसमें आप पैर से दबाते हो, तो इस पिस्टन रॉड को आप दबाओगे, तो बोलता है कि वो जो पैडल को जब आप पाँव से दबाते हो तो ये पिस्टन रॉड को, इस फ्लूइड को दबाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिएगी, तभी भी अभी भी ज़्यादा फोर्स चाहिएगी, तो वो आप पैर से दबाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो हमें बीच में एक कंपोनेंट और लगाना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि हम जो पैर पे, हमें जो पैर से जो हमें पैडल पे फोर्स लगाना है वो थोड़ा कम लगाना पड़े, ताकि ये पुश रॉड मूव कर सके। क्योंकि मान लो पुश रॉड को दबाने के लिए मुझे दो किलो न्यूटन फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, या 2 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन मैं पाँव से जो जनरेट कर पा रहा हूँ वो 0.5 न्यूटन ही जनरेट कर पा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मेरा पाँव थक जाएगा। तो मुझे तो चाहिए कंफर्टेबिलिटी, बार बार ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं तो आराम से लगे कम फोर्स से, तो वो कम फोर्स से ये पुश रॉड मूव कर सके, उसके लिए मैं बीच में एक कंपोनेंट लगाऊंगा, उसको बोलते हैं बूस्टर। ठीक है, वैक्यूम बूस्टर बोलते हैं, ब्रेक बूस्टर या ब्रेक सर्वो बोलते हैं। ठीक है, या सर्वो ब्रेक बोल देते हैं। अब वो देखो कैसे, या फिर इसको वैक्यूम बूस्टर भी बोला जाता है, ब्रेक बूस्टर, ब्रेक सर्वो, या सर्वो बूस्टर, या आपका वैक्यूम बूस्टर, यानी वैक्यूम से बूस्ट करना। यानी जो पैर से आप, ये देखो पैडल लगा हुआ है, पैडल पे जो आप फोर्स लगा रहे थे पाँव से, वो फोर्स को और हेल्प करता है इंक्रीज करने में, ताकि वो पुश रॉड को धकेल सके। क्योंकि नॉर्मली पाँव से अगर आप दबाओगे पुश रॉड को तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो वो कम फोर्स लगानी पड़े आपको यहाँ पैडल पे,
उसके लिए उस फोर्स को इंक्रीज करने में काम करता है ये। और वो कैसे काम करता है वो देखो। अब इसका नाम होता है वैक्यूम बूस्टर। तो नेचुरली कुछ ना कुछ वैक्यूम से ये रिलेटेड, ठीक है। वो क्या है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। अब ये कंपोनेंट उसके अंदर दिखा रहा है, ये आपका है मास्टर सिलेंडर, ये आपका ब्रेक शू। ब्रेक शू जब आप दबाओगे, ठीक है, इसके आगे कंपोनेंट देख लेते हैं। ये वॉल रोड है, ठीक है, ठीक है। ये आपका डस्ट बूट है। डस्ट बूट वो रबर की तरह देखा होगा जो डस्ट से आपको बचाता है, कवर करके रखा हुआ है। ये आपका वॉल स्प्रिंग है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे एक डायफ्राम है, ठीक है। ये डायफ्राम एक्सपेंड कर सकता है इस साइड, ये हमने पहले भी देखा। ये है एयर फिल्टर। एयर जो आएगी वो यहाँ से आएगी, तो अंदर जब एयर जाए तो वो एयर फिल्टर होके जाए, ताकि जो भी डस्ट पार्टिकल उसके अंदर है वो अंदर ना आए, ठीक है, तो साफ रहे। नहीं तो इसकी मेंटेनेंस हमें बार बार करनी पड़ेगी। और ये डायफ्राम के इस साइड में तो एयर आएगा। इस साइड में क्या है, इस साइड वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, इधर एक और स्प्रिंग लगा हुआ है, इसको बोलते हैं डायफ्राम स्प्रिंग। ये स्प्रिंग इस डायफ्राम को सीधा रखने में हेल्प करता है। अगर मैं स्प्रिंग के अगेंस्ट में डायफ्राम को दबाऊं तो ये इस साइड में ऐसे पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। मैं अभी एक स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा दूंगा, या अभी वीडियो में दिखा दूंगा। तो ये पीछे हटेगा। और इस साइड वाला हिस्सा जो है हॉलो है, और इस यहाँ वाला पोर्शन जो है वो इंजन के साथ कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करके रखते हैं हम इस साइड, नेगेटिव प्रेशर। और ये जो रॉड है ये पुश रॉड है आपकी मास्टर सिलेंडर की। तो मुझे इसे दबाना है जब मेरा पैडल दबे, ताकि अंदर यहाँ पे जो हमारे पिस्टन रॉड थे वो दबे और प्रेशराइज फ्लूइड यहाँ से जनरेट हो। तो कैसे करता है कि पैडल को आपने पुश किया, तो यहाँ से क्या होता है, वॉल्व ओपन हो जाते हैं, तो आपका एयर का जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो यहाँ से इंटर करना शुरू कर देता है। जब ये इंटर करता है तो डायफ्राम के इस साइड में ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर, ये सारा एयर दिखा रहा है। जब आप पैडल दबाओगे पैर से, तो आपका एयर जो है एयर इनलेट ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और आपका एयर इंटर करेगा। एयर फिल्टर था यहाँ पे, वो एयर से फिल्टर होके एयर जो है साफ एयर अंदर पहुँच जाएगी, लेकिन डायफ्राम के इस साइड है, ठीक है। अब मुझे अगर ये डायफ्राम चाहिए इस साइड मूव करे, तो मैं यहाँ इसको और हेल्प के लिए इसे इंजन कर दिया, मैं जब वैक्यूम क्रिएट करने में हेल्प कर। अब यहाँ पे इंजन कनेक्टेड। अब इंजन क्या करेगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करेगा ड्यूरिंग वन ऑफ द स्ट्रोक। तो जब वैक्यूम क्रिएट करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर है और यहाँ पे एयर इनलेट इंटर कर रहा, तो डायफ्राम क्या होगा, थोड़ी देर बाद इस साइड में ऐसी पोजीशन में आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसकी प्रिंट स्क्रीन लेके दिखाऊं, ये इस पोजीशन में आएगा। मैं अभी इसको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ब्लू कलर तो पीछे है ही, रेड कलर से दिखा देते हैं। ये वाला जो सीधा दिख रहा है ये क्योंकि यहाँ से अब प्रेशर बनना शुरू हो गया, और यहाँ से आप वैक्यूम से वैसे ही वैक्यूम क्रिएट कर रहे हो, तो नेगेटिव प्रेशर यहाँ बन रहा है, यहाँ पॉजिटिव बन रहा है। तो आपका ये जो डायफ्राम जो सीधा है, यहाँ पे जो सीधा सीधा दिख रहा है, ये सीधा बनने की जगह अब क्या होगा, लेफ्ट साइड में टिल्ट करना शुरू कर देगा। ये ऐसे इस साइड में ऐसे आ जाएगा, तो ये इस पोजीशन पे ये ऐसे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका ये स्प्रिंग दबेगा। तो जब ये स्प्रिंग दबेगा तो ये आपका इस साइड में ये पुश रोड को धकेलेगा। तो इस तरह से ये पुश रोड को धकेलने में हेल्प करता है। और तो जब आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, मान लो F1, तो इसके साथ ये एयर का पॉजिटिव प्रेशर और इसका वैक्यूम का नेगेटिव प्रेशर, इन दोनों की वजह से जो डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वो भी एक एक्स्ट्रा फोर्स पैदा करता है F2। तो टोटल फोर्स इस पुश रॉड पे कितनी लगती है, टोटल फोर्स इस पुश रॉड पे लगती है F1 प्लस F2। तो उसकी वजह से ये पुश रॉड आपका मूव करता है। तो ये जो एक्स्ट्रा F2 आपको मिल रहा है, ये वैक्यूम बूस्टर की वजह से मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने लगाया, ताकि आपको ये F1 जो अपने आप मैनुअली लगाना पड़ रहा है पाँव से, वो आपको कम से कम लगाना पड़े। क्लियर। तो ये वैक्यूम बूस्टर इसलिए लगाया जाता है इसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये डायफ्राम जो है देखो, ये टिल्ट हो गया यहाँ थोड़ा सा, और ये स्प्रिंग को धकेल दिया, और आपका पुश रोड जो है वो आगे अंदर चला। और जैसे ये मास्टर सिलेंडर में पुश रोड दबाएगा, ब्रेकिंग फ्लूइड आएगा। ब्रेकिंग फ्लूइड इस पाइप से होते हुए यहाँ जाएगा। कहाँ पे, ये रेड कलर का जो आपको अगर डिस्क ब्रेक लगा रखी तो आपका कहाँ जाएगा, कैलीपर में जाएगा, और वो पिस्टन को मूव करेगा, और ब्रेक के ये डिस्क ब्रेक के अगेंस्ट में मूव करेगा, और डिस्क ब्रेक आपका रुक जाएगा। तो ये है फंडा डिस्क ब्रेक में। अगर ड्रम ब्रेक होता तो कहाँ जाएगा ये ब्रेकिंग फ्लूइड, प्रेशराइज ब्रेकिंग फ्लूइड व्हील सिलेंडर के अंदर जाता,
व्हील सिलेंडर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था जब मैंने आपको ड्रम ब्रेक बताया था। ये है व्हील सिलेंडर, यहाँ पे जो मैं आपको डायग्राम में दिखाया था। अगर हम ड्रम ब्रेक यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा, इस वाले पोर्शन में, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकिंग फ्लूइड। तो प्रेशर, ये हाइड्रोलिक के केस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब डिस्क ब्रेक मैंने आपको बता दिया। अब दोनों चीज़ें जो है मैंने आपको बताई थी कि कैलिपर जो है, डिस्क ब्रेक जो है, वो दो तरीके से यूज होती है, ठीक है। वो कैसी कैसी होती हैं वो दो डायग्राम में आपको दिखा। एक होती है फ्लोटिंग टाइप, जिसमें कैलिपर था उसको हम कहते हैं फिक्स टाइप, जिसमें कैलिपर मूव करता है उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग टाइप। तो फ्लोटिंग टाइप आपने देखा था अभी वीडियो में, मैं आपको दोनों में ये डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर आ रहा है ये आपका ब्रेकिंग फ्लूइड है, ठीक है। ये ग्रीन कलर जो है आपका ये ब्रेकिंग फ्लूइड है। तो ये पूरा ग्रीन कलर इस साइड में मूव करते हुए आ रहा है, ठीक है। और ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है आपको, ये आपके पिस्टन रो है। तो 4 पिस्टन लगे होते हैं जनरली, फिक्स्ड वाले में 4 पिस्टन हम यूज़ करते हैं। तो 4 पिस्टन लगे हुए। ब्रेकिंग फ्लूइड जब आपका मास्टर सिलेंडर होता है, मास्टर सिलेंडर से यहाँ आता है, और इससे पहले आपका वैक्यूम बूस्टर होता है, और इससे आगे पैडल होता है। तो जैसे ही आप इस पर प्रेस करते हो, यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स मिलती है, उससे आपका यह पिस्टन रॉड मूव करता है मास्टर सिलेंडर के अंदर, उससे प्रेशराइज फ्लूइड आपकी जनरेट होती है, ब्रेकिंग फ्लूइड के अंदर आती है। तो ये ग्रीन कलर जो है ये ब्रेकिंग प्रेशराइज ब्रेकिंग फ्लूइड है, जो ऑलरेडी प्रेशराइज्ड है। अब वो इस पिस्टन को इस साइड में धकेलेगा, और ये भी इसको इस साइड धकेलेगा। ये ऊपर से इस साइड से भी आ रहा है, तो ये इस पिस्टन को इधर धकेलेगा और इसको भी इधर धकेलेगा। इसके आगे ये रेड कलर की जो है ये आपके ब्रेकिंग पैड्स बोल लो या ब्रेक लाइनिंग बोल लो, क्या बोल लो, ब्रेक लाइनिंग। तो ये हम ब्रेक लाइनिंग वही है, एस्बेस्टस वाला मटेरियल जो लगा होता है वो आपका क्या होगा, इस डिस्क के साथ कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, फ्रिक्शन की वजह से ये इसको स्टॉप कर देगा। जैसे ही ये आपका स्टॉप होगा आपका डिस्क, तो आपका ये, क्योंकि आपका एक्सल के साथ कनेक्टेड है और किसके साथ कनेक्टेड है, डायरेक्टली व्हील के साथ, तो व्हील आपका रुक जाएगा। तो इस तरह से फिक्स वाले में होता है। अभी क्योंकि इस वाले केस में ये जो कैलिपर लगा हुआ है, हैच पोर्शन दिखाया है, ये पूरा हैच पोर्शन दिखाया, ये हैच पोर्शन जो था ये मूव नहीं किया। लेकिन अगर फ्लोटिंग टाइप का होगा तो उसमें क्या होगा, पहली बात तो एक पिस्टन लगा होगा जैसे यहाँ लगा हुआ, ठीक है। प्राइमरी वाला एक साइड में आपका डिस्क ब्रेक शू लगा रखा है, दूसरी साइड में दूसरा लगा रखा है सेकेंडरी, जो हमने अब देखा था। प्रेशराइज फ्लूइड आ रहा है ये ग्रीन कलर का, ये पहले पिस्टन को धकेलेगा। जैसे ही पिस्टन धकेलेगा, इसके साथ ये रेड वाला ब्रेक शू इसके साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। लेकिन ये डिस्क ब्रेक वापस इसके ऊपर कॉन्टैक्ट आने की वजह से रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो रिएक्शन फोर्स लगाया फ्लूइड के ऊपर, प्रेशर का भी प्रेशर है, और जो फ्लूइड एक्स्ट्रा ऊपर, ये क्या करेगा, कैलिपर को आगे की तरफ धकेलेगा। तो ये जब कैलिपर जो है आपका आगे मूव करेगा तो ये आगे मूव करेगा, मेरी बात समझ में आ रही है। और रिएक्शन फोर्स देगा तो ये पिस्टन जब पीछे मूव करेगा तो आपका कैलिपर भी फ्लूइड को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा था, ये पीछे की तरफ मूव करेगा। तो ये वाला पोर्शन जो है आपका यहाँ मूव करके इसके साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, और ये दोनों तरह की मूवमेंट आपकी हो सकती है। तो इस साइड का भी कॉन्टैक्ट में आ गया और इस साइड का भी। इस साइड वाला पिस्टन की वजह से आया, इस साइड वाला जो आया है वो किस लिए आया, क्योंकि ये जो डिस्क ब्रेक है इसने वापस फोर्स लगाया पीछे की तरफ, और जो यहाँ पे फ्लूइड था वो वापस पीछे की तरफ प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो आपका ये जो पूरा आपका कैलिपर है, क्योंकि ये मूवेबल है तो ये इस साइड चला जाएगा, तो ये वाला पोर्शन भी आपका कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। तो ये इस केस में आपका जो ये कैलिपर है ये मूव करता है आगे पीछे इस तरह से, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लोटिंग टाइप, ठीक है। और फिक्स टाइप में आपका कैलिपर मूव नहीं करता, इसलिए बोलते हैं फिक्स टाइप। अब दोनों में अच्छा कौन सा है, दोनों ही बराबर है। अगर आप गाड़ी में लगाओगे तो आपको डिफरेंस का ज़्यादा पता नहीं लगेगा। ये थोड़ा लेस कॉस्टली होता है, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये मोर कॉस्टली होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 4 पिस्टन लग रहे हैं, इसके अंदर 1 पिस्टन लग रहा है, ठीक है। इसमें मूवेबल बना हुआ है, इसमें नॉन मूवेबल बना हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और जब आप वैसे अगर देखोगे तो प्रेशर इसमें ज़्यादा जनरेट होता है, थोड़ा ज़्यादा। लेकिन जैसे आप चलाओगे व्हीकल में, दोनों में, एक में फिक्स लगा हुआ है एक में फ्लोटिंग लगा हुआ है, तो आप डिफरेंस महसूस नहीं कर पाओगे, प्रेशर का ज़्यादा फर्क, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर माइन्यूट लेवल पे देखना है तो इसमें आपका प्रेशर जो है वो ज़्यादा अच्छे से जनरेट होगा, क्योंकि आपने इसमें मल्टीपल पिस्टन लगा रखे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। कोई डाउट है तो पूछो भाई, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं। ठीक है। ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली साथ में बताता जाऊँ, जब आप फिर पढ़ोगे तो आपके लिए पढ़ना आसान रहेगा। अभी देखो मैं अब यही चीज़ आपको बताने लग जाऊँगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारा इकट्ठा एक साथ बताया,
क्योंकि आप जब एक साथ इकट्ठी चीज़ देखोगे तभी देखते देखते समझोगे, तभी आपको समझ में आएगा। वैसे आप मैं ऐसे बताता वैक्यूम बूस्टर ये है वो है फलाना है, तो आपको पता ही नहीं लगता, क्योंकि ये अलग अलग टाइम पे दोनों टॉपिक आते। मैं पहले टाइप्स ऑफ ब्रेक बता के चला जाता, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता, मैकेनिकल ब्रेक वगैरह वगैरह, तो आपको कुछ नहीं समझ में आता। लेकिन अब मैंने आपको ये पूरा वीडियो मतलब वीडियो भी दिखाया और आपको समझाया है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं जैसे यहाँ पे आऊँगा, देखो इसको कर लेता हूँ सेट। अब हम जो ब्रेकिंग सिस्टम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम, तो उसमें हमने किस तरह से क्लासीफाई किया है, वो ये वेरियस टाइप से क्लासीफाई किया। अगर मैं ये बताते हुए जाता तो आपको समझ में ही नहीं आता, क्योंकि आपने ना तो ड्रम ब्रेक पढ़ा होता, यहाँ ड्रम ब्रेक बता रहा है, डिस्क ब्रेक बता रहा है, ब्रेक बूस्टर बता रहा है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, तो आपको ये समझ में ही नहीं आता कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ ड्रम ब्रेक बता रहा है, ये डिस्क ब्रेक, तो मैं सिर्फ बोल बोल के चला जाता, आपको समझ में नहीं आता। उसका समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पहले एक बार वीडियो देखो, उसकी इमेजेस समझ लो, फिर आप ये पढ़ो, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप जब तक आंखों से नहीं देखोगे आपको याद नहीं होगा, ना समझ में आएगा। इसीलिए मैंने पहले आपको ये बेसिक बताया। अब हम जब करेंगे तो उसमें क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ब्रेक सिस्टम को हम कितने तरीके से क्लासीफाई किए, एक एक को लेते जाएंगे और एक एक को डिटेल में समझते जाएंगे। तो मैं ऐसा नहीं है कि पूरा पहले पावर सोर्स में पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा क्लासिफिकेशन बता दूँ, मैं एक एक करके चलूँगा। तो पहला है जो ब्रेकिंग सिस्टम, उसको बेसिस ऑफ पावर सोर्स के बेसिस पे क्लासीफाई किया। पावर सोर्स के बेसिस पे क्लासीफाई करने का मतलब है कि आप कौन से पावर से ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, जो पावर लगा रहे हो, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। ब्रेक व्हीकल है ये, इस व्हीकल ये मूव कर रहा है, ऑलरेडी रोटेट कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए आप जो एनर्जी प्रोड्यूस करके रोक रहे हो, वो एनर्जी, क्योंकि ये ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी में मूव कर रहा है आपका व्हीकल, तो उस काइनेटिक एनर्जी को हमें करना है। रोकने के लिए आपको लगाना पड़ेगा, वो पावर किस फॉर्म में है, उसका पावर सोर्स क्या है।